दोस्तों 2016 की 12,460 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 5,886 सहायक अध्यापकों की जो नियुक्ति का मैटर है वो क्लियर हो चुका है। यानी कि अब इनकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट कर दी गई है। देखो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि 12,460 भर्ती में शून्य जनपद विवाद, ये आपके मन में जरूर आ रहा होगा। जो लोग इस मैटर से पहली बार जुड़ रहे हैं या रूबरू हो रहे हैं उनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये जो शून्य जनपद विवाद था ये क्या था। इस पर भी बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक फैसला अभी हाल ही में आया था और इसमें यह था कि शून्य जनपद विवाद की सुनवाई करते हुए 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने छात्र हित के मद्देनज़र ग्रीष्मावकाश के बाद 15 जून से शुरू हो रहे शैक्षणिक सत्र को देखते हुए उन चयनितों को पदस्थापित करने का आदेश दिया है जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति याचिका में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी। मामले की सुनवाई 28 अगस्त को होनी है, 2 चरणों में। अब देखो, जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग है वो कब होगी, तो ये नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है 28 अगस्त को और 2 चरणों में 30 दिसंबर 2023 और 7 जनवरी 2024 को क्रमशः 1,796 और 4,060 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। तो पूरा मामला मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। देखो दोस्तों, ये जो 12,460 शिक्षक भर्ती आई थी तो उस समय प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और ये विज्ञापन जारी हुआ था 15 दिसंबर 2016 को ये विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि कुल जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले थे उनमें मात्र 51 जिलों में ही सीटें थी। 24 जिले शून्य जनपद घोषित किए गए थे। मतलब इन 24 जिलों में कोई भी सीट नहीं थी, मतलब शून्य सीट थी, कोई सीट नहीं। तो इसके बाद 16, 17, 18 मार्च 2017 को पहली काउंसलिंग करवाई गई। लेकिन काउंसलिंग के बाद क्या होता है कि प्रदेश में सरकार बदल गई थी। उसके बाद प्रदेश में सरकार बन गई थी भाजपा की और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। तो समीक्षा के नाम पर 23 मार्च 2017 को इस जो कि भर्ती गतिमान थी, इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई और इसके बाद फिर 16 अप्रैल 2018 को सीएम योगी ने इस भर्ती को रिज्यूम किया। 23 मार्च 2018 को काउंसलिंग फिर से स्टार्ट होती है और 1 मई 2018 को 51 जिलों के 6,512 अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर जो है जारी किया गया। लेकिन फ्रेंड्स, इसी बीच ये मामला जो था वो कोर्ट में पहुंच गया था और जो ये शून्य जनपद विवाद है ये मामला आगे बढ़ गया। इसमें क्या हुआ था कि जिन जनपदों में सीटें थीं उन जनपद के अभ्यर्थियों ने कोर्ट में एक याचिका दायर की कि क्योंकि ये उनका गृह जनपद है तो पहली प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए। जो मतलब दूसरे जनपद के, जहाँ पर शून्य जनपद के अभ्यर्थी जो यहाँ पर आवेदन किए हैं, इसमें पहले तो ये कहा गया था कि शून्य जनपद के जो अभ्यर्थी हैं वो किसी भी जनपद में आवेदन कर सकते हैं। तो शून्य जनपद वालों को ये कहा गया कि उनको सेकंड प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। यानी कि पहले जो गृह जनपद वाले होंगे जिनका अपना जनपद है पहले उनको नियुक्ति मिलेगी, उसके बाद फिर जो है अदर डिस्ट्रिक्ट वालों को नियुक्ति दी जाएगी। तो ये मामला जो था वो कोर्ट में चल रहा था काफ़ी लंबे समय से और इसके बाद ये जो विवाद था इस पर डिसीजन आया था और डिसीजन के बाद अब फाइनली यहाँ पर ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में अभी 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिनको नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं उनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं, उनकी नियुक्ति कर दी जाए। और साथ ही साथ ये भी है कि इसकी जो अगली सुनवाई होगी वो 28 अगस्त को होगी। 28 अगस्त को जो भी निर्णय होगा उसके अधीन, उस निर्णय के अधीन ये भर्ती आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल ये मामला काफ़ी पुराना है। आपको पता चल गया होगा कि 2016 की ये भर्ती है और ये 2024 चल रहा है, तो लगभग 7 साल पुरानी ये भर्ती है क्योंकि 2016 के दिसंबर में विज्ञापन जारी हुआ था। तो लगभग 7 साल पुरानी ये भर्ती है और इस पर अभी सुनवाई बाकी है जो कि 28 अगस्त 2024 को पूरी की जाएगी। फिलहाल जिनके नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं उनको नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया जो है स्टार्ट कर दी गई है और यहाँ पर परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले 5,886 सहायक अध्यापकों की तैनाती की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 21 मई को जारी पत्र में निर्देशित किया है कि मानव संपदा पोर्टल पर स्कूल नामांकित छात्र छात्रा, शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं
अनुदेशकों का विवरण अपडेट कर दें ताकि इन शिक्षकों को ऑनलाइन स्कूल अलॉटमेंट की कार्रवाई पूरी की जा सके। तो फिलहाल ये अपडेट है और इससे संबंधित जो न्यूज़ है वो अलग अलग अखबारों में भी प्रकाशित हुई है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। 12,460 शिक्षक भर्ती में आपको पुनः याद दिला दूँ कि केवल बीटीसी वाले ही आवेदक थे, उसमें बीएड वाले शामिल नहीं थे। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो गतिमान है। फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो देखो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024 भर्ती का विज्ञापन एसएससी जून में जारी कर सकता है। प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। केंद्र सरकार के अंतर्गत जो काफ़ी अच्छे अच्छे पद होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं और इस बार पदों की संख्या 3,000 हो सकती है। हालांकि 2022 में एक 36 कितने पद थे, बहुत ज़्यादा पद थे और ये अब तक का हिस्ट्री है। आगे मैं आपको बता रहा हूँ 36,001 पद ये 2022 में सीजीएल के जरिए जो है 36,000 पदों पर भर्ती करवाई गई थी। फिलहाल अब 2024 में ये पद मात्र 3,000 के आसपास हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। एमटीएस का भी और हवलदार की भर्ती का विज्ञापन भी जून के महीने में ही आपको देखने को मिल सकता है। पिछले वर्ष सीजीएल की भर्ती का विज्ञापन अप्रैल में जारी हुआ था, वह भर्ती दिसंबर तक पूरी हो गई थी और इसमें 7,859 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। तो फिलहाल तो अगर देखा जाए सीजीएल का जो विज्ञापन जारी होने जा रहा है ये ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है, लेकिन 3,000 सीटें भी कम नहीं कही जाएंगी, क्योंकि अगर आप वहीं पर दूसरी भर्तियों को देखें तो 200, 300, 400 सीटें हैं, यहाँ पर तो कम से कम 3,000 सीटें हैं। हालांकि फ्रेंड्स बहुत सारे युवाओं का चार्म रहता है कि उनका चयन सीजीएल में हो जाए, क्योंकि एक तो केंद्र सरकार की नौकरी होती है, ऊपर से ये जो जॉब्स होती है काफ़ी प्रतिष्ठा परक मानी जाती है, तो बहुत बड़ी संख्या में आवेदन होते हैं और इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको दे दूंगा ताकि जो अभ्यर्थी नए जुड़े हुए हैं इस चैनल से उनको ये पता चल सके कि कम से कम ये भर्ती होती क्या है और इसमें किस तरीके से भर्ती होती है, क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी सीटें होती हैं, सैलरी कितनी मिलती है, बाकी सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए पद होते हैं उसमें यूपीपीएससी के माध्यम से जब भर्तियाँ पूरी की जाती हैं तो बहुत बड़ी संख्या में जो पद होते हैं वो खाली रह जाते थे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि लगभग 57 में से केवल 4 सीटें भरी गई, बाकी सभी सीटें कैरी फॉरवर्ड कर दी गई थी और अब यहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट के 134 में 128 पद खाली जा रहे हैं। तो चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एलोपैथी में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 कार्डियोलॉजिस्ट सीधी भर्ती का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को जारी किया है। इसमें 128 पद खाली हैं और 17 मई को इंटरव्यू हुआ था। इसके आधार पर आरक्षित वर्ग में कुछ अभ्यर्थी जो चयनित हुए हैं। संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण बाकी पद खाली हैं। सभी रिक्त पद फिर से विज्ञापन निकाल के भरे जाएंगे। और रेलवे की जीडीसी 2019 परीक्षा 5 साल बाद रद्द हो गई है। तो अभ्यर्थियों का दावा था कि परीक्षा से पहले पेपर लीक किया गया था। जिनके पास पेपर पहुंचा उन्होंने ही 95 से अधिक नंबर प्राप्त किया। विभागीय जांच शुरू हुई तो रेलवे अधिकारियों ने 95 से अधिक नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को बुलाकर उनसे अपने सामने पेपर हल करवाया। अधिकांश अभ्यर्थी 33 नंबर भी प्राप्त नहीं कर सके, तो अधिकारियों ने परीक्षा रद्द करने की संस्तुति दे दी है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जीडीसी यानी कि सामान्य विभागीय, ये विभागीय परीक्षा होती है। इसके द्वारा जो प्रतियोगी होते हैं उनको विभाग में प्रमोशन मिलता है। वर्ष 2019 में जीडीसी परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ था। 2021 में 4 से 6 अगस्त तक 3 दिन तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा करवाई गई और इस परीक्षा में अप्रत्याशित रूप से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने 100 अंकों के पूर्णांक में 95, 96, 97, 98, 99 नंबर प्राप्त किए। टुंडला में संख्या सर्वाधिक रही। अभ्यर्थियों ने कहा कि वर्षों लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अंततः जीत हुई है। मतलब यहाँ पर भी जो है धांधली स्पष्ट सामने आ रही थी। तो इसके बाद ये पूरी की पूरी जो भर्ती है, भर्ती क्या है, प्रमोशन की भर्ती थी, इसको रद्द कर दिया गया है। वहीं पर बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए गए हैं। मुस्लिमों को दिया गया था ओबीसी दर्जा। 5 लाख प्रमाण पत्र अमान्य होने से ममता सरकार को झटका लगा है। ममता ने फिलहाल तो कहा है कि किसी हाल में फैसला स्वीकार नहीं और पीएम मोदी बोले हैं कि तुष्टीकरण करने वालों के मुंह पर तमाचा है। देखो यहाँ पर पूरा मामला क्या है कि हाई कोर्ट ने ममता सरकार की ओर से वर्ष 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। हाई कोर्ट ने इस फैसले में अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 तक ओबीसी के तहत मुसलमानों को 77 श्रेणियों में दिए गए आरक्षण और 2012 के कानून के तहत मुस्लिमों के लिए बनाई गई
कुल 37 श्रेणियों को निरस्त कर दिया। अदालत ने साफ किया कि इस फैसले के दिन से ही रद्द प्रमाण पत्रों का किसी भी रोजगार प्रक्रिया में उपयोग नहीं होगा और इस आदेश से करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट जो हैं वो अमान्य हो जाएंगे। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की पीठ ने हालांकि ये भी कहा कि इन प्रमाण पत्रों से जिन उम्मीदवारों को पहले मौका मिल चुका है उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा। पीठ ने फैसले में तृणमूल कांग्रेस सरकार का जिक्र नहीं किया है। संयोग से तृणमूल 2011 से राज्य की सत्ता में है, इसलिए कोड का आदेश केवल तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय में जारी ओबीसी प्रमाण पत्रों पर प्रभावी होगा। हाई कोर्ट का आदेश 2012 के मामले में आया। पीठ ने कहा कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी प्रमाण पत्र बनाए गए वे कानून के मुताबिक नहीं हैं। विधानसभा को यह तय करना होगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग में कौन कौन होगा। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी की सूची निर्धारित करेगा और उस सूची को राज्य विधानमंडल को भेजा जाना चाहिए। फिलहाल ये एक बहुत ही विवादित मुद्दा है और अब इस पर पॉलिटिक्स भी स्टार्ट हो चुकी है। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोर्ट का जो आदेश है वो सर्वोपरि होना चाहिए और निश्चित रूप से अगर गलत आरक्षण दिया जा रहा है तो उसको रोका जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया करें। पेज हेल्प अस। थैंक यू सो मच।